परवेज मुशर्रफ ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और एक ब्रिगेडियर को बोला कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, जब वो एयरक्राफ्ट पे नवाज शरीफ बैठा था उसके मुंह पे। आप क्या जनरल कमर जावेद बाजवा हो? जनरल बाजवा को डर लगा, जनरल बाजवा ने बोला मैं वो हूं ही नहीं। जॉर्ज को पता लगा कि आप कमजोर हैं, आप अमेरिका से कुछ मांग रहे हैं, तो अमेरिका आपको पाकिस्तान बना देगा। तो उन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ जेनोसाइड हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले खबर शुरू हम करते हैं आज की, जो जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस के एक शहर में थे, अपनी वाइफ के साथ कहीं बैठे थे, एक अफगान नागरिक आता है, बद्दी बद्दी गालियां देता है। अभी ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या है, मैं अगले 5-6 मिनट में आपको जनरल बाजवा के बारे में कुछ बताता हूं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ यह बताता हूं। देखिए, यह बात सच है कि पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में इंटरफियर कर, और यही बात वो कह रहा है कि आपकी वजह से हमारे मुल्क में जो एक बिल्कुल, जिस मुल्क में सुकून था, जिसमें सब कुछ था, आप लोगों की वजह से वहां पे आग लग गई। आप लोगों की वजह से वहां पे 40 साल से गृहयुद्ध जैसी स्थिति है, क्योंकि हां पाकिस्तानियों ने पैसा लिया, उनके जर्नलों ने पैसा लिया, वहां पे अमेरिकी फौजों को जाने दिया, उनको बोला कि हां हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं, आप सिर्फ पैसे लाओ। ये सब करा इन्होंने, और फिर उसके खूब ऐश करी, अय्याशी करी पूरे पाकिस्तान ने, पूरे मुल्क ने अय्याशी करी इसकी, और वहां पे खून खराबा। यानी कि जिनको ये मुसलमान भाई बोलते थे उनको कटवा दिया खुद की जेब में पैसे डालने के लिए, और ये सबसे बड़े दुनिया के मुसलमान बनते हैं पाकिस्तानी। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मक्कारी की बात है ये। जनरल जियाउल हक ने पैसे लिए CIA से, जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उससे पैसे लिए, और जब रूस था अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे मुजाहिदीन तैयार करे, वहां पे लड़ाकू तैयार करे, वहां पे खून खराबा करा। फिर जब 9/11 हुआ उसके बाद फिर इन्होंने पैसे लिए यार, फिर पैसे लिए, फिर भेजे अमेरिकन वहां पे खून खराबा करने के लिए। पाकिस्तान ने हर समय एक गंदे 2 टके के बिचौलिए जैसा व्यवहार करा है अफगानिस्तान के साथ, और यही वो अफगान नागरिक बाजवा से कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, उसमें गाली गलौच है और बाकी पश्तो में है, पश्तो मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, गाली गलौच ऐसी है कि कुछ ऐसी गालियां दी हैं जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कॉमन है, वो सब वीडियो आप देख चुके हैं, सिर्फ फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं। ये क्या कह रहा है इनसे, ये क्या कह रहा है जनरल बाजवा से? पहले एक बात समझ लीजिए, ये जनरल बाजवा से कह रहा है कि जनरल साहब सुनो मेरी बात, आप क्या जनरल कमर जावेद बाजवा हो? जनरल बाजवा को डर लगा, जनरल बाजवा ने बोला मैं वो हूं ही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। फिर जब ये वीडियो बनाना इसने जारी रखा है इस बंदे ने, तो फिर जनरल बाजवा कहता है मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो ये बंदा कहता है यार तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हो, थैंक गॉड यहां पे पुलिस है, पुलिस नहीं होती ना मैं यहीं पे मार लगानी थी तुम्हारी। ये बोल रहा है जनरल बाजवा को, ठीक है। और ये जनरल बाजवा को और पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने क्या करा इसके बारे में गंदी गंदी गालियां दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी ये नहीं पता, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। पाकिस्तानी कह रहे हो मजा आ गया जी, मजा आ गया, टाइट कर दिया बिल्कुल जनरल बाजवा को, टाइट कर दिया, फौजी को टाइट कर दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मुल्क की फौज का सरबरा था वो 6 साल, अच्छा था बुरा था जैसा भी था। ये इमरान खान ने ना ऐसा एक जहर डाल दिया पाकिस्तान की रगों में, ऐसी बात नहीं है कि वहां पे जहर था नहीं, इसने दूसरे किस्म का जहर डाल दिया कि औरतों के सामने गाली गलौज करो, और यही वो अफगान कर रहा है। पर अफगान ने जो बोला, जो वो पठान ने बोला, वो बात गलत नहीं बोली उसने, बात उसने बिल्कुल सच्ची सादी बोली। अब मैं आपको ये बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ ऐसा होता क्यों है। तुम्हारे जब लीडर बाहर जाते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, तुम्हारे आर्मी चीफ बाहर जाते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, क्यों? अब मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी इस डेटा पे रिएक्ट करें। लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तानियों शुरू करते हैं ये गेम। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं और उनकी लोकेशन बताता हूं। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीरगति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी, तमिलनाडु, इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली। ये हमारे, इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं अपने 5, अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है, तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है,
लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। लहराना बाद में। जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है। वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं। अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन ये सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो डिमका। क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में। अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है। घटिया फौज है, घटिया फौज है। हां, हमारे जर्नलों के पास तुम्हारे जर्नलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है। अच्छा दोस्तों, तो ये तो हुआ पाकिस्तान का जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भी कुछ करा, और पाकिस्तान में 2 धड़े बन गए। अरे साहब, एक कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, जो इमरान खान के सपोर्टर है कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, हमारे आर्मी चीफ को जलील करा। दूसरे कह रहे नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम्हारे आर्मी चीफ को जलील किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों? तुम्हारे आर्मी चीफ्स ने, एक ने नहीं सब ने, पाकिस्तान को जलील करा, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? जब परवेज मुशर्रफ ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और एक ब्रिगेडियर को बोला कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, जब वो एयरक्राफ्ट पे नवाज शरीफ बैठा था उसके मुंह पे एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी, तब पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई, तब तो मिठाइयां बांट रहे थे तुम लोग, भगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे। जब जनरल जियाउल हक ने बोला कि शरिया नाफिज होगा, लोगों को कोड़े लग रहे थे, तब तुमने बोला क्या मुसलमान है, मर्द मोमिन, मर्द हक, जियाउल हक, जियाउल हक। जब तुम्हारे ऊपर आयूब खान मुसल्लत हो गया, जब तुम्हारे ऊपर याया खान तुम्हारे सर पे बैठ गया, तब तो बड़े हम एक बड़ी जंगजू कौम है। अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जंगजू कौम बनने का। यह होता है जंगजू कौम का नतीजा कि हर जगह रुसवाई, हर जगह जिल्लत, हर जगह जलील होते हो। यह है जंगजू कौम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुसलमान का जेवर है असलाह। ये तुमने अपने बच्चों को गंद सिखा रखा है। दिस इज द फिल्थ दैट यू हैव टॉट योर चिल्ड्रन। और इसकी वजह से तुम्हारे आर्मी चीफ को गाली पड़ी। उसके कर्म है ऐसे, तुम्हारे मुल्क के कर्म है ऐसे कि कोई भी बाहर जाएगा उसको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि तुमने काम ऐसे कर रखे हैं। हमारे यहां ये सब नहीं होता। हमारे यहां 10 इख्तलाफात हों, हमारे यहां 10 प्रॉब्लम्स हों, और हैं 10 नहीं, हमारे यहां भारत में 1000 प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सब छिछोरी टुच्ची हरकतें नहीं होती भारत में, जैसे तुम लोगों क्या होती है, इसको गाली दे दी, इसको ये कर दिया, ये कर दिया। खुद एक दूसरे की जड़ें काटते हो, फिर कहते हो हिंदू और यहूदी की साजिश है। सोचना, जो मैंने लफ्ज बोले हैं, जो मैंने बयान करा है, इसके ऊपर सोचना जरा। और अगर थोड़ा सा भी जमीर बाकी है ना, तो अपनी फौज को बोलो कि कंटोनमेंट के अंदर रहे, सरहदों पे रहे, मुल्क की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करना बंद करे। इसका यही होता है इलाज फिर एंड में, कि पब्लिक आती है। वो अफगान क्यों आया था? अफगान इसलिए परेशान था क्योंकि तुम लोगों ने उसके बीवी बच्चों पे हमला करा है, उसके घर तोड़े हैं, इसलिए वो गालियां दे रहा है वहां पे। और ये जनरल बाजवा की बहुत खुशकिस्मती है कि वहां पे पुलिस नहीं थी, वरना पठान तो वैसे ही यहां से हिले हुए होते हैं। उसने खड़का देना था जनरल बाजवा को वहीं पे। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं यार, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पाकिस्तानी, तुम्हारे जनरलों के पास इतने पैसे कैसे आते हैं कि फ्रांस के किसी शहर में बैठ के घूम रहे हैं? हमारा तो किसी के जनरल का कोई रिश्तेदार बाहर है, या कोई किसी का बच्चा बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो उसने बोला कि ठीक है पापा मम्मी मैं आपके लिए टिकट भेज रहा हूं, या जनरल साहब ने इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीद लिया और 3 साल में एक बार आपके तो अय्याशियां कर रहे हैं, बाहर जाके घूम रहे हैं। पैसा कहां से आया जनरल बाजवा का? अजीम कौम। चाहिए कश्मीर, अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यह है कश्मीर कि फ्रांस में तुम्हारे जनरल अय्याशियां करते हैं। यह तुम्हारे कश्मीर की सच्चाई है। कश्मीर फतेह करेंगे। दिल में चोर है, जबान पे झूठ है, जहन में मक्कारी है, मुनाफकत है, कश्मीर फतेह करेंगे। इखलाक की जंग तो तुम लोग बहुत पहले हार गए। जो 71 में सरेंडर था ना, वो मिलिट्री सरेंडर नहीं था, वो इखलाक का सरेंडर था। क्योंकि यहां पे जनरल सैम मानेकशॉ और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पूरे फौजी लड़ रहे थे। तुम्हारा याया खान क्या कर रहा था? तुम्हारा याया खान अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में
3 दिन और 3 रात शराब के नशे में धुत था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस कमरे में, दरवाजा अंदर से लॉक कर रहा था। और उसके स्टाफ ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जगा दें, ऑनरेबल आर्मी चीफ को जगा दें, बोले जनाब सरेंडर हो रहा है ढाका में। ढाका का जो सानेहा हुआ है, जो आप लोगों की फौज की दुर्गति हुई है पाकिस्तानियों, मैं एक बात बताता हूं आपको, जो पाकिस्तानी जो आम फौजी था ना, जिसने हथियार डाला है, जो सिपाही था, सिपाही नहीं हारा 71 में, आपकी कौम का 1 लाख हारा है। क्योंकि आप में वो इज्जत, वो गैरत वाली बात है ही नहीं, बस बातें करवा लो, बातें करवा लो, फिलिस्तीन में ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारी औकात यही है, गाली गलौज करो, औरतों की फोटोग्राफ, उनके वीडियो निकालो, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कौम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाई, ठीक है। अब मैं दूसरी खबर पे आता हूं। विवेक रघुवंशी एक इंडियन नेवी का रिटायर्ड कमांडर है, और विवेक रघुवंशी कोई डिफेंस मैगजीन के लिए काम करता था जो कि यूएस बेस्ड है। उसके खिलाफ सबूत मिले और सीबीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उसके ऊपर केस लगाया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब राहुल गांधी जी गए अमेरिका, तो वहां पे ये विवेक रघुवंशी का एक बंदा जो कहता है राहुल गांधी जी से कि सर मैं पिछले 30 साल से विवेक के साथ काम करता हूं, आपकी सरकार ने क्या कर दिया, एक बंदे को अरेस्ट कर लिया, एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया, आपको क्या लगता है भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस है भी कि नहीं है? राहुल गांधी ब्लैंक। राहुल गांधी कहते हैं अब आप देख सकते हैं भारत में क्या हाल है फ्रीडम ऑफ प्रेस का। यही तो बात मैं कह रहा हूं। राहुल जी एक बात बताइए, आप एक जासूस को सपोर्ट करेंगे? मोदी जी से इतनी नफरत हो गई कि आप जासूसों को सपोर्ट करेंगे। जो देश की जड़ें खोखली कर रहा है उस जासूस को सपोर्ट करेंगे आप ये बोलेंगे साहब कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अब देख लेना मैं जासूसी को भी सपोर्ट करूंगा। तो क्या हुआ अगर डीआरडीओ के प्लान ये निकाल रहा है? अगर तो क्या हुआ हमारे नए नए हथियारों के प्लान्स चोरी कर रहा है? तो क्या हुआ अगर इसने देश की जो बिल्कुल कहते हैं अति गोपनीय टॉप सीक्रेट चीजें इसने दुश्मन मुल्क को बेच दी? तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? मोदी को नहीं छोड़ना मैंने, कुछ हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, मैंने मोदी को नहीं छोड़ना। सर ये पर्सनल दुश्मनी जो है ना, यू आर कॉजिंग हार्म टू द कंट्री। राहुल जी आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कल मैं डिबेट में बैठा था, डिबेट में वहां पे कितनी कोशिश करी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कितनी कोशिश करी, नहीं राहुल का तो ये मानना ही नहीं था, उसका ये कहना ही नहीं था, वो तो कुछ और बात कर रहा था, वो तो कुछ। आप देखिए इंटरनेशनल जो लिस्ट आई है उसमें इंडिया का नाम कितना नीचे है। थूकता हूं मैं ऐसी लिस्ट पे मैं थूकता हूं, इंटरनेशनल लिस्ट पे, जो ये दिखाता है कि तालिबान के नीचे मीडिया ज्यादा आजाद है भारत से। रोज तो यहां पे पुराने जो एंकर हैं टेलीविजन के, जिनको नौकरियों से निकाल दिए गए, रोज तो यूट्यूब पे गालियां देते हैं मोदी को। उनका बाल भी बांका हुआ है। रोज रोज कुछ चैनल सवाल पूछते हैं, और पूछने भी चाहिए। उनका संवैधानिक हक है, कोई गौरव आर्या ने हक तोड़ना दिया है? उनका संवैधानिक हक है, क्यों ना सवाल पूछें, पूछने चाहिए, खींच के रखो। बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ, खींच के रखो, पूरा हक है। और पूरा उनका हक से ज्यादा मैं कह रहा हूं जो सवाल पूछता है, तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा फर्ज है सवाल पूछना। पूछो सवाल, रोज पूछो, दिन में 50 बार पूछो, यह तुम्हारा हक है। लेकिन यार एक बात तो बताओ, इसमें भी डिफेंड करोगे और फिर बोलोगे कि भारत में एक डर का माहौल है, पत्रकारिता बिल्कुल फंसी पड़ी है भारत में, सांस नहीं ले रहे। रोज तो मोदी को गाली देते हो यार, रोज मोदी को गाली देते हो। और कितनी अभिव्यक्ति की, किसको गाली देना चाहते हो बताओ, मुझे दे लो। नहीं मुझे नहीं दो, मुझे तो पाकिस्तानी देते हैं, मेरी बुकिंग हो चुकी है पहले से, ठीक है। किसको गाली देना चाहते हो बताओ इंडिया में? मोदी प्रधानमंत्री, और बताओ किसको? अमित शाह को देना चाहते हो, दे दो। राजनाथ सिंह को देना चाहते हो, दे दो। डॉक्टर जयशंकर को देना चाहते हो, दे दो। निर्मला सीतारमण को देना चाहते हो, दे दो। नितिन गडकरी को गाली देना चाहते हो, दे दो। किसको गाली देनी है? तो कौन रोक रहा है तुम्हें? रोज तो गालियां देते हो। भारत में बड़ा ये सब कुछ नहीं, विक्टिमहुड है इनकी, विक्टिम कार्ड फेंकते हैं अपना हर जगह। मैं बेचारा, मैं फंस गया जी, मैं बेचारा। कोई बेचारा नहीं है यार, लाखों करोड़ों कमा रहे और लोग गाली देके, लोग तालियां पीट रहे हैं। और क्या चाहिए? और कितनी आजादी चाहिए? क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू? और फिर कहते हो देखो भारत में जो है मीडिया ये बड़े खतरे में है। और यही लोग, मैं बता रहा हूं, इतने दोगले किस्म के लोग हैं ना जो कहते हैं भारत में मीडिया खतरे में। अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया, ठीक है, एक झूठे चार्ज पे, एक ट्रम्प्ड अप चार्ज पे अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया। तब ये लोग सब चुप थे, ये सब लोग चुप थे। पता है क्यों चुप थे? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलते।
भैया सीधी बात है, जो खिलौना होता है ना, खिलौने में जब तक तुम चाबी नहीं दोगे तब खिलौना ताली भी नहीं बजाता। खिलौने में चाबी नहीं थी, अर्नब के साथ दुर्व्यवहार करा, तब ये लोग चुप थे। अर्नब के घर में घुस आए, क्योंकि चुप थे, क्योंकि उसने सवाल पूछे। जो पालगढ़ में साधुओं के साथ हुआ, उसने सवाल पूछे, इनको बुरा लगा। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, उसने सवाल पूछे, इनको बुरा लगा। तो बोला अच्छा, अर्नब गोस्वामी सवाल बहुत पूछता है, पकड़ के डालो उसको अंदर जरा। अरेस्ट से पहले अर्नब गोस्वामी भारत का टॉप टेलीविजन जर्नलिस्ट था। अरेस्ट के बाद वो हर एक घर का बेटा बन गया, हर एक घर का भाई बन गया। अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है अर्नब गोस्वामी का, करो, डालो जेल में, कर सकते हो। तालियां पीट रहे हैं, देखो तालिबान ने ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो है जहां पे अरशद शरीफ को गोली मरवा दी, ठीक है, पाकिस्तानी खुद कहते हैं इन्होंने मरवा दिया अरशद शरीफ को। इमरान रियाज खान कहां है, किसी को पता ही नहीं लगा। समी इब्राहिम को उठा के ले गए, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए, असद तूर को मार मार के बेचारे का हाथ तोड़ दिया उस बच्चे का। कितने जर्नलिस्ट हैं जिनको मार दिया, जो कि गायब हो गए। मैं बलूचिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा, इन्होंने पंजाबियों के नाम लिए हैं पाकिस्तान में। कितने बलोचों को मार दिया, कितने पश्तून जर्नलिस्ट को मार दिया, पता ही नहीं। ये जो लुटियंस दिल्ली में बकवास करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनको पता ही नहीं। ये तो जाहिल है ना, इनको नॉलेज नहीं है। इनसे पूछो अली वजीर कौन है, इनसे पूछो मोहसिन दावर कौन है, पूछो ना इनसे, इन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। इनसे पूछो कौन है ये लोग, इनको क्यों परेशान करा जा रहा है, क्यों इनके हंटर पड़ते हैं, क्यों रात रात को। ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के पाकिस्तान के, उठा के ले जाते हैं, पता नहीं लगता कहां पे, कोई एफआईआर नहीं। ये अपनी जबान नहीं खोल सकते, जबान खोलें उठा के ले जाओ। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान के लोगों को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं इमरान खान के लोगों को, पता है आपको? इमरान खान के लोगों को उठा रहे हैं जो नहीं मान रहा, उसके बीवी बच्चों को उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे उसको उठा रहे हैं, उल्टा लटका के लोगों को मार रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस हमसे ज्यादा है। हे बाबा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे हमारे मीडिया में और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल पे, जो कि एक राष्ट्रवादी चैनल है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के नुमाइंदे, फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, या फिर पाकिस्तान के सहाफी जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो आके गंद मचाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता उनको। इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये कर दिया तुम लोगों ने, ये कर दिया, ठीक है तुम बोलो, फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। और उनको ठोका जाता है रिपब्लिक पे बाद में। ये काम अर्नब गोस्वामी भी करता है, बाकी सारे पैनलिस्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं। ठोकते हैं उनको अच्छी तरीके से। हम तो पाकिस्तानियों तक को नहीं रोकते यार। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राहुल जी, आपको नहीं करना चाहिए था। यू आर सपोर्टिंग अ स्पाई। आप एक कैसी मिसाल दे रहे हैं देश के सामने कि मोदी की नफरत में हम ऐसे हो गए कि भाई साहब मर जाने दो सबको, सबको आग लगा दो, देश में आग लगा दो। एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं राहुल जी, मेहनत करिए, चुनाव जीतिए, प्रधानमंत्री बनिए, फिर जो भी जासूसी करेगा उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सारे अवार्ड दे देना। तू जासूस है? हां जी मैं जासूस हूं। क्या तूने भारत मां की पीठ पे खंजर घोंपा है? हां जी मैंने खंजर घोंपा है भारत माता की पीठ पे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम, ये ले भारत रत्न तुझे। कर दीजिएगा आप, यही बाकी है, ये भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज की तीसरी खबर यह है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें अजीत डोवाल साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ मिले, लॉयड ऑस्टिन है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। और जो की पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस करे हैं वो ये डिस्कस करा है कि कोऑपरेशन इन स्पेसिफिक नीश टेक्नोलॉजीज एंड मैरीटाइम, मिलिट्री एंड एरोस्पेस डोमेन्स टू बूस्ट कैपेबिलिटीज। ये जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, अमेरिका शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये बात तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है हथियारों के बारे में, किसी मामले में भी यार, किसी मामले में भी, नॉट जस्ट हथियार बट खासतौर से हथियारों के मामले में दुनिया में किसी, न रूस न चीन, चीन तो खैर चीन का नाम ही दूसरा नाम चोर है, तो स्पेलिंग में फर्क है चीन और चोर में, बाकी सब दोनों सेम है बिल्कुल। तो अमेरिका ने बोला है कि वी विल शेयर टेक्नोलॉजी विद इंडिया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, co-production and building ingenious capacities in line with India's Make in India and आत्मनिर्भर भारत initiatives। यानी कि डोवाल साहब ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं अमेरिका से कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे, भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका ने बोला भारत में बनेंगी चीजें। आप मान के चलिए
क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी कि अमेरिका के वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं जो अमेरिका के मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत है। तो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं न्यूज, ये डिफेंस की है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है। तीसरी चीज, इंश्योर दैट कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रिटेन द फ्रीडम ऑफ एक्शन इन लाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज एंड आर नॉट कोर्स्ड इनटू पुअर चॉइसेस, यानी कि चीन को घेरा जाएगा। ओके, ये बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोला है, मैंने स्पष्ट शब्दों में हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर दिया है कि बॉस चीन को घेरा जाएगा, चीन की, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीन की कुट लगेगी। दैट्स इट। चौथी चीज, फोकस ऑन ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड ग्रेटर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप, यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है चाइना के साथ। आपने देखा एप्पल आया, देखा आपने एप्पल आया, आपने देखा टेस्ला आया। धीरे धीरे अब आप देखेंगे अगले एक साल में थोक के हिसाब से अमेरिकन कंपनीज जो हैं चाइना में, वो भारत आएंगी और जगह जाएंगी, चाइना से बाहर आएंगी, क्योंकि चाइना नाशुक्रा है। चाइना के पास पैसे कहां से आए? मैं सबसे बड़ी बात यह पूछता हूं आप लोगों से, जो चीन पैसे की इतनी हेकड़ी दिखाता है, वो पैसे आए कहां से? वो सारे अमेरिकन पैसे हैं, वो सारे यूरोपियन पैसे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हैं, वो सारे के सारे आईपी चोरी के पैसे हैं। चाइना चोर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर चोरी कर करके चाइना ने यह महल बनाया इतना बड़ा। उस महल की ईंट ईंट करके भारत और अमेरिका निकाल रहे हैं। यह स्टोरी चल रही है, इसलिए डोवाल साहब गए हैं। चाइना के जो महल बनाया ना, उसकी ईंटें निकाल रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, टेक अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स इंक्लूडिंग थ्रू पीपल टू पीपल सोसाइटल रिलेशंस। बेसिकली इसमें यह चक्कर यह है कि आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने बारे में, कम से कम एज एन इंडिविजुअल, मैं भी अगर अमेरिका से कोई भी चीज होगी तो दोनों आंखें खोल के, मैं अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। यही चीज है कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। अभी हमारे और स्टूडेंट्स जाएंगे अमेरिका, हमारे स्टूडेंट्स बातचीत करेंगे, उनके स्टूडेंट्स इंडिया आएंगे, यहां पे पढ़ेंगे हमारी आईआईटीज में, राइट, हमारे आईआईएम्स में पढ़ेंगे। ये सब चलेगा अभी, दिस विल कंटिन्यू कि और सोसाइटी एनमेश हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना है, अमेरिका के साथ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाने के बाद एक बार अपनी उंगलियां गिन लेना। अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर जब तक आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं। अमेरिका के साथ अगर आप स्ट्रेंथ की पोजीशन नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपकी बातचीत हो रही है और आप एक ताकतवर स्थिति में हैं, तब अमेरिका आपकी इज्जत करेगा। जहां उसको पता लगा कि आप कमजोर हैं, आप अमेरिका से कुछ मांग रहे हैं, तो अमेरिका आपको पाकिस्तान बना देगा। तो उन्हें पता है पाकिस्तानी भिखारी हैं, वो भिखारी की तरह ट्रीट करते हैं। उनको पता है इंडिया अपने पैरों पर खड़ा है, इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है अभी? क्यों गए डोवाल साहब वहां पे? डोवाल साहब इसलिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री 22 तारीख को वहां पे कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। ज्वाइंट सेशन हो रहा है कांग्रेस का, बड़ी इज्जत की बात है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी एड्रेसिंग द ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। इसलिए पहले सारी डील, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट से मीटिंग होगी, डिनर होगा व्हाइट हाउस में, पता नहीं क्या क्या होगा, उसमें ये सब चीजें अनाउंस करी जाएंगी। डोवाल साहब बिल्कुल सेट करके आ गए मामला, ठीक है, जयशंकर साहब सेट करके आ गए मामला। और यही होता है जब दो बड़े लोग मिलते हैं ना, जब हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं, तो उनके जो सेकंड लाइन होती है, जैसे कि डोवाल साहब हो गए, जयशंकर साहब हो गए, ये सब लोग पहले से सब कुछ सेट करके जाएंगे और आगे फिर इसको ले जाएंगे कि वहां पे सिर्फ सिग्नेचर हो, फोटो ऑप हो, हाथ हाथ मिलाना, डन डील। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 मुख्य खबरें। अब मैं आ जाता हूं सवाल और जवाब पे। जैसा मैंने वादा करा था, मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं माफी चाहता हूं, पहले मैंने बोला था लेकिन वो हो नहीं पाया कई कारणवश। अब हम आपके सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इनका नाम है कंप्लीट वैक जॉब। वेल डन सर, जबरदस्त नाम है आपका, कंप्लीट वैक जॉब। जय हिंद मेजर साहब फ्रॉम जापान। माय क्वेश्चन टू यू इज रिगार्डिंग recent normalization of ties between Japan and South Korea, which is big news over here. Of course, there are many factors behind this, including North Korea and China. How do you think this kind of realignment can benefit India, and what kind of role can India play in this region in the future? जय हिंद। कंप्लीट वैक जॉब, ये शायद जापान से हैं। ये कह रहे हैं कि जी जापान और साउथ कोरिया के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो गया है। पहले थोड़ी सी कशीदगी थी, थोड़ा सा खींचातनी थी, अब वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। अब आप बताइए इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए साहब, कंप्लीट वैक जॉब जी, यार आप अपना असली नाम लिख दो ना, मेरे लिए आसान होगा। मुझे अब मैं कंप्लीट वैक जॉब जी बोल रहा हूँ आपको, तो मुझे भी थोड़ा सा और लग रहा है। लेकिन तो कंप्लीट वैक जॉब जी ऐसा है कि द मेन थ्रस्ट इज चाइना। आपका जो एनालिसिस है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आई एग्री विथ योर एनालिसिस, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना।
पाकिस्तान इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना। ये दो हैं, राइट? जब चाइना बोलता है भौंको, ये भौंकते हैं। जब चाइना बोलता है काटो, ये काटते हैं। जब बोलता है पंजे मारो, पंजे मारते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर देयर लाइवलीहुड। अगर चाइना अपना आशीर्वाद हटा ले नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया कल दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। नॉर्थ कोरिया ये मिसाइल फिसाइल ना, किम जोंग जितना भी हीरो पंथी करता है, ड्रामा करता है, ये सब निपटा देंगे अमेरिकन उसको, 2 मिनट में निपटा देंगे उसको। ठीक है, अमेरिकन का दुनिया मिलकर निपटा देगी नॉर्थ कोरिया को, लेकिन चाइना का हाथ है। इसलिए नाउ बात यह है कि चाइना का खतरा जापान को भी है और नॉर्थ कोरिया का खतरा साउथ कोरिया को भी है। और नॉर्थ कोरिया के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। अभी हमारा 1 मिनट पहले डिस्कशन हुआ था। अब बात यह है कि जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो दे विल बी एबल टू फेस द थ्रेट बेटर। ये छोटे मोटे हमारा ये सब छोड़ो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा डेंजर चाइना है। मिल जाओ, एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ, साथ मिल जाओ और चाइना का बैंड बजाओ। दैट इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन लेडीज एंड जेंटलमैन। चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो ऑकस हो, चाहे वो साउथ कोरिया और जापान का हैंडशेक हो, जो कुछ भी हो दुनिया में, अब सब चाइना के पीछे पड़ गए राशन लेके। क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी थी। चाइना ने बहुत फायदा उठाया है, बहुत लोगों को दबाया है, बहुत परेशान कराया लोगों को। अब लोग कह रहे हैं बॉस और कुछ नहीं। आप यही तो कह रहे हो कि साउथ कोरिया अपने आप में कमजोर है। आओ जापान, आप भी मिल जाओ। आओ ऑस्ट्रेलिया, आप भी मिल जाओ। फिलीपींस, आप भी मिल जाओ। मलेशिया, आप भी मिल जाओ। अब बताओ, तो अब चाइना सोचेगा जब 5-5 हैं। ये स्टोरी चल रही है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विशेष राय। विशेष राय जी कहते हैं, मेजर सर, आई हैव ऑब्जर्व्ड जियोपॉलिटिक्स फॉर अ व्हाइल नाउ। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लिसन योर ओपिनियन ऑन चाइना ताइवान वॉर इन रिस्पेक्ट टू इंडिया, एज चाइना माइट अटैक ताइवान इन द कमिंग years. How would it impact India? I really appreciate your work in educating our youth the right way. विशेष राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सवाल पूछा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये ना चाइना, देखिए बात ये है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है, मैं दुनिया को बार बार कह रहा हूं, और किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, मैं वो चला तो नहीं सकता, लेकिन जो कमला हैरिस है, उनका भी यही एक टॉक में उन्होंने यही बोला था कि जब से लोगों ने देखा है कि अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान छोड़कर गया। अफगानिस्तान छोड़ना कोई बात नहीं है, क्या आप अफगानिस्तान आपने छोड़ दिया, वो तो जाना ही था एक दिन अमेरिका, वहां पे सेटल प्लॉट थोड़ा ना कर देना अमेरिका ने। वहां पे जिस तरीके से ये लोग छोड़ के गए, बगराम एयरबेस छोड़ के चले गए, रातों रात गायब वहां पे हो गए, लोगों को लगा कि यार यहां पे वैक्यूम है दुनिया में। यहां पे जिसको कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में आपने पढ़ा होगा, रिक्स्थान की पूर्ति पढ़ा आपने, रिक्स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, वही है। जियो पॉलिटिक्स में रिक्स्थान की पूर्ति का मामला है पूरा का। आप इस लाइन को याद कर लेना, आपको आधी जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। रिक्स्थान की पूर्ति, आप वैक्यूम छोड़ेंगे, कोई ना कोई उसमें पैर रख देगा अपना। कल अगर इंडिया हट जाए अफगानिस्तान से, कोई और इंडिया की जगह ले लेगा। लोग बैठे हैं, आपको अपनी जगह प्रोटेक्ट करनी है, अपना इन्फ्लुएंस और दबदबा दुनिया भर में फैलाना है। मोदी जी के लिए यह काम 2 लोग करते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर और श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र। ये 2 हैं मोदी जी के लेफ्ट और राइट हैंड, जो मोदी जी के लिए काम करते हैं कि एक जगह पैर रखा, दबदबा दबाया, फिर दूसरी जगह पैर रखा, अपना दबदबा, अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाया। भारत को पूरी दुनिया में किस तरीके से फैलाना है, ये 2 लोग ये काम कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो किसी का भी ये सोचना, राइट, कि जैसे आपने ये पूछा ना कि चाइना विल अटैक ताइवान, देखिए चाइना ताइवान को तब अटैक करेगा जब चाइना को लगेगा कि इसके कोई रिपरकशन नहीं है। चाइना को बड़ा डर लगता है लाशें देख के। चाइना डेड बॉडीज नहीं देख पाते, रशिया देख लेता है डेड बॉडीज अपने खुद के लोगों की। चाइना को, वो चाइनीज सॉफ्ट हो गए यार, 30-40 साल से जो नई नस्ल आई है, जो नई फसल आई है चाइना की, वो लड़ने वाली फसल नहीं है। अब ये चाइनीज लड़ने वाली कौम नहीं रह गए, ये सिर्फ आंखें दिखाते हैं। अगर चाइना को ये लग जाए ना कि हमें डैमेज है, तो चुप हो जाएंगे। और मेरा यही मानना है, मैं बार बार ये कहता हूं, चाइना को कर दो एक बार डैमेज, एक बार इनकी 1-2 पनडुब्बियां टाइट कर दो, और जो इनके बड़े बड़े जहाज जाते हैं ना, 10,000 रेफ्रिजरेटर लेके, 10,000 टेलीविजन लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज जा रहे हैं, 1-2 डाल दो फ्रिज पानी के नीचे, 5,000 फुट पानी के नीचे डाल दो एक बार, मैं बता रहा हूं चाइनीज टाइट हो जाएंगे। मार दो एक ब्रह्मोस मिसाइल घुस के इनका, कि पूरे मोबाइल फोन या माइक्रोवेव ओवन या जो भी ये लोग भेज रहे हैं ना अमेरिका, बीच में पकड़ो, मलाका स्ट्रेट के आसपास, साउथ चाइना सी, इधर कहीं इंडियन ओशन के आसपास पकड़ो, मारो एक ब्रह्मोस मिसाइल बीच में, खत्म कर दो उसको, पूरे जहाज को। चाइना को एक मैसेज मिल जाए। क्या करेगा चाइना यार, करेगा क्या? मैं आज तक लोग कहते हैं चाइना को यार ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, चाइना बुरा मान जाएगा। मैं चाइना करेगा क्या ये तो समझाओ मुझे, करेगा क्या चाइना? न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? आई डोंट थिंक सो। करेगा क्या चाइना? चाइना कक नहीं करेगा। पर अगर आप चुप रहोगे, अगर आप सुनते रहोगे, तो चाइना फिर ट्राई करेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर ट्राई करेगा।
मैं बार बार आपको नाम लेता हूं ना जनरल सगत सिंह का, याद है? मैं नाम लेता हूं जनरल सगत सिंह का। जनरल सगत सिंह ने 1967 में, भाई साहब जो आलू छीलने वाला होता है ना, जिससे आलू छीलते हैं, वो चाकू नहीं होता आलू छीलने वाला, जनरल सगत सिंह ने आलू छीलने वाले से लेके चाइनीज आर्मी की खाल निकाल दी थी पीएलए की पीठ की। आज 2023 है, जनरल सगत सिंह उनके सपने में आता है कि कौन आदमी है जिसने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। आप पढ़ना कभी जनरल सगत सिंह के बारे में, और नथुला की लड़ाई में जनरल सगत सिंह ने क्या करा था इनके साथ। इनके साथ यही होना चाहिए। इनको डिप्लोमेसी, इनको अच्छी बातें चाइना को कि हम लोग ये बात, इनको चाहिए ही नहीं। मैं बता रहा हूं, इनको चाहिए डोज, इनको चाहिए 3 दिन की एंटीबायोटिक, ठीक है? और इनका डॉक्टर होना चाहिए जनरल सगत सिंह टाइप, जो इनको सिखा दे, इनकी औकात याद दिला दे चाइनीज को। ये इनको इसकी जरूरत है। अच्छा, शैलेश कुमार व्यास, शैलेश जी नमस्कार, जय हिंद। रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज रुतुल। अच्छा, रुतुल व्यास, रुतुल, पहले आपने शैलेश कुमार लिखा, फिर आपने रुतुल लिखा, कोई बात नहीं, यू मेक अप योर माइंड एंड देन वील आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। तब तक आप यू कैन मेक अप योर माइंड, आपका नाम क्या है? 19-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन टोरंटो फ्रॉम गुजरात। अच्छा, गुजरात के हैं आप, रुतुल भाई, केम छो? My question, does India have a plan to take back POK and Gilgit-Baltistan back from Pakistan in the coming years, or do you think it's going to take more than 3 decades as India is mainly focusing on its economy, increasing its global footprint around the world through trade and diplomacy? Please explain. अच्छा, रुतुल जी, स्टोरी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया पीओके को डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में अटैक करेगा, पर हां, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान है पीओके वापस लेने का। हमें तो इससे मतलब है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस आ जाए। वो कैसे आए, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? वो सरकार के ऊपर, वो मोदी जी का हेडेक है, वो कैसे लेना चाहें, क्या करना चाहें, दैट्स अप टू हिम। और ये होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि होगा, राइट? और ये किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान अंदर से इतना कमजोर हो जाएगा, हम इतना कमजोर कर देंगे पाकिस्तान, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी टीटीपी फीटीपी को 1 रुपए भी देने की। क्या औकात है टीटीपी की यार? भारत का इतना बड़ा रुतबा है दुनिया में। पाकिस्तानी कहते हैं, ओ भाई साहब आप तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओ भाई साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द गिरोह है जिसको भारत फंड, फालतू की बातें करते हैं। लाहौरी, एजुकेटेड तो है नहीं ये लोग, ठीक है? हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है भाई? भारत की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर कल ये दाग हमारे ऊपर लगता है कि हम टीटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या भारत की इमेज के लिए अच्छा है कि आप दहशतगर्द तंजीमों का पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लश्कर को, जैश को, वो पाकिस्तान को शोभा देता है, वो पाकिस्तान के लायक हैं ये सब, क्योंकि पाकिस्तान में खुद ही आधी कौम तो उनकी इसी चीज को सपोर्ट करती है, ओसामा को हीरो मानती है, तो उनके लिए तो हाफिज सईद हीरो है, हमारे लिए थोड़ा ना ये टीटीपी। हम तो टीटीपी वाले जानवर हैं ये। मैं तो खुद कहता हूं दहशतगर्द मारो उसको पकड़ के, पाकिस्तानी फौज को कहता हूं हिम्मत है तो मारो इनको, ठोको इनको, बख्शना नहीं है एक को भी, कोई इनको सेटल वेटल नहीं करवाना, कोई इनके ऊपर कानून, कोई इनके ऊपर कोई सजाएं, कुछ नहीं। जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला ठाऊं, एनकाउंटर, कहानी खत्म, ये मेरा मानना है, क्योंकि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, देयर इज नो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू, भारत डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इनको कमजोर करेगा। ऑलरेडी आप इनका हालत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इनकी हालत, पाकिस्तान की। इनकी हालत इतनी बुरी कभी 75 साल में नहीं थी, और इस पूरे में पाकिस्तानियों का खुद का तो हाथ है ही, क्योंकि खुद भी ये लोग इस टाइप के हैं कि खुद ही का बैंड बजाओ, खुद ही को मारो काटो, लेकिन इसमें भारत का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं कई बार ये बात बताई है, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं। 27 पॉइंट दिए थे एफएटीएफ ने, पाकिस्तान ने 26 पूरे कर लिए, उसके बाद भी 2 साल तक इनको घसीटा एफएटीएफ में। अभी तक इनको, पॉइंट नंबर 2, अभी तक इनको आईएमएफ का लोन नहीं मिला, जो कि मिलेगा इनको, 100% मिलेगा इनको, आईएमएफ से पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 4 महीने बाद। लेकिन हर एक दिन जो गुजर रहा है, जो बीत रहा है ना, उसमें इनको पैसे की और जरूरत पड़ रही है, और ब्याज इनके ऊपर बढ़ रहा है, ये और परेशान हो रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं, ठीक है? इंडस वाटर ट्रीटी हमने रिव्यू के लिए पाकिस्तान को बोल दिया, राइट? पाकिस्तान का क्रिकेट आइसोलेशन शुरू हो गया, हमने बोल दिया कि हम नहीं जा रहे पाकिस्तान, क्योंकि पैसा हम कंट्रोल करते हैं यार। तो मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कहते हैं यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे खिलाफ, और दोस्ती होनी चाहिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों चाहिए ना कश्मीर तुम्हें? बेटा जब लाहौर नहीं रहेगा तुम्हारा, जब इस्लामाबाद नहीं रहेगा, जब कराची नहीं रहेगा, जब ये सब नहीं रहेंगे, फिर तुम क्या करोगे कश्मीर का? ये बताओ, क्या करोगे कश्मीर का तुम? हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे, इतना बेबस कर देंगे, तुम्हारी नाक से इतनी लकीरें खिंचवा देंगे कि तुम कश्मीर
कोई बुरा सपना समझने लगोगे। जब भी कश्मीर देखोगे ना कहीं मैप पे लिखा हुआ, तो तुम हाथ जोड़ के दूर हो जाओगे, नहीं यार यहां से तो करंट लगता है, इससे दूर रहो। वो हाल भारत तुम्हारा कर देगा। और इसमें काइनेटिक एक्शन है ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। टीटीपी वीटीपी ऐसे जानवरों के साथ हम मुंह नहीं लगाते, इनको हमें जरूरत ही नहीं है। एक इमरान खान काफी है, ठीक है। अभी तुम्हारी फौज ने बैटिंग करी है, अभी फिर इमरान खान बैटिंग करेगा, और हर चीज इसमें शामिल है। इमरान खान ने ऐसा जहर बो दिया है। वो अफगान जो था उसने कहां से सीखा? उसने पीटीआई से सीखा गालियां देना, ठीक है। अभी तो जनरल बाजवा जाएगा, अभी तो पाकिस्तानी नहीं पकड़ा पाकिस्तानियों ने उसको। अभी जनरल बाजवा जाएगा किसी होटल में अपनी वाइफ के साथ, वहां तो पाकिस्तानी पकड़ेंगे पीटीआई वाले, वो उसको गाली देंगे। आपको क्या लगता है आसिम मुनीर आज से 50 साल तक आर्मी चीफ रहेगा? 2-3 साल में वो भी घर चला जाएगा, और जब आसिम मुनीर घर जाएगा वो भी कहीं बाहर जाएगा, फिर उसको गालियां पड़ेंगी। आसिम मुनीर की खाल निकाली जाएगी, तो सबकी खाल निकाले, उसकी चिंता मत करो आप, सब फिट है मामला। अच्छा, ये ज़ईम मंसूरी, please share analysis about education system of Pakistan and how Pakistan can learn from Indian education policy, how both countries can contribute in education with each other. Education is the key of success in the region for love and peace from both India and Pakistani people. Thanks. ज़ईम मंसूरी साहब ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, और भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए, और किस तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, मैं ज़ईम मंसूरी साहब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। भारत का जो पावर है, जैसे पाकिस्तान का पावर है, पाकिस्तान का पावर है उसका न्यूक्लियर वेपन, उसके न्यूक्लियर असेट्स, उसकी अजीम और शान फौज जिसके चीफ को गाली पड़ी थी कल, ये सब ये पाकिस्तान का पावर है। भारत का क्या पावर है? एजुकेशन। और भारत का क्या पावर है? हमारे जो मिडिल क्लास माँ बाप हैं जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए हैं, वो ट्रेडिशंस दिए हैं। हमारे दो ही पावर हैं। और जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद होता है, जिसके पास संस्कार होते हैं, जिसके पास एजुकेशन होता है, वो बुरे से बुरी हालात में अपने आप को खड़ा कर लेता है। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मंसूरी साहब, ऐसा है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ जेनोसाइड हुआ, ठीक है। लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर से निकाल दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पे। बोला कि गैर मुस्लिम यहां पे नहीं रहेंगे, कश्मीरी पंडितों भागो तुम यहां से, अपनी औरतें छोड़ दो यहां पे पीछे। ये सब उनके साथ हुआ, बहुत जुल्म हुआ उनके साथ। आज की तारीख में 90% ऑफ द कश्मीरी पंडित्स आर डूइंग वेरी वेल। क्यों? आप सिलिकॉन वैली जाइए, आपको कंपनी के सीईओ दिखेंगे कश्मीरी पंडित। आप अस्पताल में जाइए, वहां के हेड आपको दिखेंगे कश्मीरी पंडित। टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप आर्मी ऑफिसर्स, आपको कश्मीरी पंडित दिखेंगे। टॉप बिजनेसमैन आपको कश्मीरी पंडित दिखेंगे। क्यों? वो जम्मू के रेफ्यूजी कैंप में उस सड़न गलन, उस गर्मी में रहने वाला, जो टेंट के अंदर बिना पंखे के रहता था कश्मीरी पंडित, वो आज सिलिकॉन वैली में जाके सीईओ किस तरीके से बन गया। क्यों? क्योंकि उसके मां बाप की सिर्फ एक ही पूंजी थी, वो थी एजुकेशन, सरस्वती मां का आशीर्वाद, और कुछ नहीं था। कश्मीरी पंडित था ही नहीं कभी कुछ, एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन। एंड एजुकेशन बिकेम द सुपर पावर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। एंड कश्मीर, अगर आप कश्मीरी पंडितों को देखें एज एन एग्जाम्पल, दैट इज द सुपर पावर ऑफ इंडिया। इसलिए टॉप कंपनीज में जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, नासा में इंडियंस हैं। क्यों? एजुकेशन। किस तरीके से पार्टनर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? मुझे नहीं लगता कि हमें पार्टनर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। आपके यहाँ तो पता नहीं, कैम्ब्रिज वो अलग है, ऑक्सफोर्ड अलग है, सरकारी अलग है, मदरसे का अलग, पता नहीं क्या 15 तो आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। और एजुकेशन पे आप लोग इतनी तवज्जो देते भी नहीं है। आप लोग देखिए, जिस पे आप तवज्जो देंगे, आप अगर मैं पाकिस्तानियों के, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी जिन्होंने सवाल पूछा, मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने कभी एजुकेशन सिस्टम पे जोर नहीं दिया, आपने जिहाद के ऊपर जोर दिया, तो आ गए जिहादी, लश्कर, जैश, ये सब बन गए। आप कोई भी मुल्क जिस चीज पे जोर देगा उस चीज में वो बढ़िया हो जाएगा। इंडिया ने एजुकेशन पे जोर दिया, इंडिया उसमें आगे चला गया। आपने जिहाद पे जोर दिया, आप जिहाद पे आगे चले गए। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आखिरी चीज जो आपने पूछी मंसूरी साहब, आप कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन द रीजन फॉर लव एंड पीस। मुझे ये लव एंड पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है। मुझे लगता है ये ये मुश्किल है बहुत। ये लव एंड पीस वाला मामला जो है ये होगा नहीं, क्योंकि देयर इज टू मच ऑफ डिस्ट्रस्ट। और
इंडियंस को एक बात समझ में आ गई है पिछले 7-8 साल में ना, कि वी आर वेरी हैप्पी विदाउट पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है नहीं किसी भी फील्ड में, हमें है ही नहीं ज़रूरत। अब जब ज़रूरत है, एक बात बताइए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप बाजार में क्यों जाएंगे उस चीज़ को लेने के लिए? आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान को भारत की भी ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी श्योर। इंडिया डज नॉट नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान डज नॉट नीड इंडिया, कहानी खत्म हो गई। क्यों ये प्यार मोहब्बत इसकी? आप जो पाकिस्तानी हैं अपने घर में रहें और जो इंडियंस हैं वो अपने घर में रहें, दैट्स इट। दूर दूर से दुआ सलाम राम राम, दैट्स इट। और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम हमारा, क्योंकि हम तवज्जो देते हैं एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो अपने गहने अपने जेवर बेच देते हैं, बाप अपना मकान गिरवी डाल देता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक ऐसी सोसाइटी है इंडिया में जहाँ पे माँ जो है अपने जेवर अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है कि मेरी बेटी मेरा बेटा IIT जाएंगे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाएंगे पढ़ने के लिए, IIM जाएंगे पढ़ने के लिए। आप ऐसी कौम को कैसे हरा सकते हैं? यू कैनॉट डिफीट सच अ पीपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट सच अ पीपल। यार उसके सर पे माँ बाप का आशीर्वाद है यार, यू कैनॉट, आप कोई नहीं हरा सकता ऐसी कौम को। और यही हमारे माँ बाप, हमारे मिडिल क्लास वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारा एजुकेशन, यही हमारी सुपर पावर है। पाकिस्तान को उनके न्यूक्लियर बम मुबारक। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।